क्लास 9 है ना, 9 का हम लोग लेसन वन में हम मतलब कि एक टॉपिक है हमारा विसरण एवं परासरण में अंतर। तो परासरण के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि परासरण या विसरण के बारे में पहले समझ लें। विसरण क्या है? गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहा जाता है। मतलब कि इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है कि कोई झिल्ली हो या ना हो। जैसे अगर हम कह दें कि अगर अमीबा जो है या पैरामीशियम जो है, ये सब में इनकी जो है कि सतह से ही क्या होती है कि O2 और CO2 का विनिमय हो जाता है। कोई अमीबा का ऐसे अगर सतह है तो ये सतह से ही क्या करते हैं, O2 और CO2 का डायरेक्ट विसरण कर देते हैं, समझ रहा है, या स्थानांतरण करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो विसरण कहलाता है। वह मतलब यहाँ सब साफ क्लियर है कि अगर कोई झिल्ली हो या नहीं हो, झिल्ली अगर होगा तो भी ठीक है और नहीं होगा तो भी ठीक है। इजी अवे में अगर कोई ठोस, द्रव या गैस अगर क्रॉस कर जाता है उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर अगर, तो हम इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। लेकिन परासरण क्या है? एक प्रकार के विसरण ही है। लेकिन जब जल की बात आ जाएगा कि जल जब कोई एक अर्धपारगम्य झिल्ली से है ना एक दाब का बना कर करके और उससे वो क्या करता है कि झिल्ली से क्रॉस कर जाता है, आर पार होता है, तब हम इस प्रक्रिया को, इस विसरण की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। जिसको हम अभी समझा रहे थे कि मूल रोम जो है, पौधे की जड़ जो है, वो अपने मूल रोम से जल को अवशोषित करते हैं। यहाँ फंडा समझना है कि इसमें क्या होता है कि यह जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। और झिल्ली से क्या होता है कि इधर जो पदार्थ जड़ के अंदर की बात हो रही है, यहाँ पर क्या होता है कि पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है ना, तो जल की मात्रा ऑटोमेटिक क्या है, कम होगा। पदार्थ की सांद्रता अधिक है तो जल की मात्रा क्या होगा, कम होगा। अब बाहर जो मिट्टी है उसमें क्या होगा कि इसके बनिस्पत में ना जल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है और पदार्थ की सांद्रता कम हो जाता है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब क्या होता है कि जल बाहर से अंदर की ओर इस झिल्ली को क्रॉस करके प्रवेश कर जाता है। तो द्रव का ये प्रवेश करना भी विसरण ही है। लेकिन चूंकि द्रव का विसरण हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, परासरण कहता है। परासरण भी एक विसरण ही है। लेकिन जब द्रव का जब विसरण जब इस कोशिका झिल्ली एक चयनात्मक परगम या अर्धपरगम, चयनात्मक परगम या अर्धपरगम का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार कुछ चीज़ों को अंदर आने देना और कुछ चीज़ों को छान करके बाहर करने देना। इस तरह की चीज़ की स्थिति में जब ये पानी अंदर होती है ना, अवशोषित होती है या ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो क्लियर कट में परासरण के बारे में देखते हैं कि जल या विलायक का अर्धपारगम या चयनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होने वाली विसरण को ही परासरण कहते हैं। फिर इसको मैंने बढ़िया से लिखा है, इसमें पदार्थ के सांद्रता पर भी यह बात निर्भर करता है कि जल का विसरण किस ओर होगा। या यदि पदार्थ की सांद्रता अधिक हो तो उधर जल की मात्रा कम होगी। अतः जिस ओर पदार्थ की सांद्रता कम होगी उस ओर क्या होगा, जल अधिक होगा कि नहीं? जैसे ये भी बात हो रहा था, तो जल अधिक होगा तो निम्न पदार्थ से अधिक पदार्थ की सांद्रता की ओर जल की गमन एक अर्धपारगम झिल्ली के आर पार होता है, जिसे परासरण कहा जाता है। मतलब पदार्थ की अगर बात करें तो तनु से सांद्र की ओर होता है, समझ रहा है। और जल की बात करें तो जल तो अधिक घनत्व से निम्न घनत्व की ओर ही ये होता है। तो अब यहाँ पर विसरण के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। गैस, द्रव तथा विलय, ये तीनों चीज की बात हो रही है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है ये चीज, है ना, कि उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहा जाता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम एवं शैवाल आदि में O2 तथा CO2 का विनिमय विसरण विधि से होता है। दूसरा अंतर है विसरण ठोस, वही चीज को लिख दिया है पूरा अलग अलग करके कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है विसरण, और जबकि परासरण केवल क्या है, द्रव में होता है ना। इसमें क्या लिखे हैं फिर विसरण में कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ये मतलब अनिवार्य नहीं होता है, क्लियर कह रहा है कि अगर हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक। शैवाल है जो क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल, इन सभी शैवाल के या लाइकेन आदि में जो पदार्थों का मतलब कह सकते हैं जल का आना जाना होता है, वो विसरण कहलाता है। क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती, वो डायरेक्ट सीधे इधर उधर O2 CO2 का क्या होता है, विनिमय होता है या जल का विनिमय होता है। तो वहाँ पर झिल्ली है लेकिन फिर भी वो मतलब ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है, इसलिए वो क्या है, वो एक विसरण है, समझ में आ रहा है।
और आप आम भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगरबत्ती को हम जला दिए और यहाँ जलाते हैं तो दूसरे कोने तक उसका क्या आता है, सुगंध आता है। तो वो क्या बताता है वहाँ पर, मतलब ये जो प्रक्रिया हुआ वो एक विसरण है। समझ रहा है? तो इस तरह से हम उदाहरण से समझ सकते हैं। इसमें भी बोली गई है वही बात कि इसमें अर्धपरगम झिल्ली की आवश्यकता होती है ना। फिर कहता है कि चौथा पॉइंट कि विसरण में गैसों के कण अधिक घनत्व से निम्न की ओर गमन करते हैं, है ना। परासरण में विलाय के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, है ना, के ओर गमन करते हैं। ये बात आ रही है। विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता है और परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है। तो ये सब हमने 5 अंतर देखा। ये उच्च क्लास तक भी पूछा जाता है, 12th क्लास में भी इसको पढ़ना है। तो इसलिए अभी से ध्यान दिमाग में रखना है, कन्फ्यूजन बहुत करता है ये, तो इसको एक बार नोट कर लेना है बढ़िया। तो ठीक है।